नमस्कार। नजर और नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। तो बिहार में इस वक्त जबरदस्त माहौल बना हुआ है। कहीं बैठकों का दौर जारी है तो कहीं इस्तीफों की झड़ी देखी जा रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है और अब जिस तरह एनडीए के नेता पाला बदल रहे हैं उसने भी सत्ताधारी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नाराजगी किस हद तक बढ़ चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 4 बार उनसे उनके घर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई भी सहमति बनती नहीं दिख रही है, बल्कि चिराग ने यह कहकर कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सम्मान का मुद्दा सामने लाकर एक नया दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने पीएम मोदी को ऐसा कहते हुए सीधा संदेश दे दिया है कि अब यह मामला केवल सीट बंटवारा का नहीं है, अब यह केवल पार्टी की जरूरत नहीं है बल्कि अब उनके सम्मान का विषय बन गया है। ऐसे में वो अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे और अब बीजेपी को ही समझौता करना होगा। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान का ये बयान। कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर, आपका सम्मान प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जहां उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत करके पहले ही सब कुछ साफ कर देना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई भी बात कहने को ना हो जाए, कोई ऐसा मुद्दा ना उठ जाए कि बाद में गठबंधन में सहमति न बने और अंतिम वक्त पर उन्हें कोई बड़ा फैसला उठाना पड़े, करना पड़े। ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पीएम मोदी को सीधी चेतावनी दे दी है चिराग पासवान ने। यह साफ कह दिया है कि आज जो भी बातें हैं सारी स्पष्ट रूप से साफ हो जानी चाहिए, सारे फैसले हो जाने चाहिए, सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर बात साफ साफ होनी चाहिए, ताकि भविष्य में एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव ना हो। चिराग पासवान का यह अंदाज काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो केवल चिराग को लेकर ही तो बीजेपी परेशान नहीं है। एनडीए का हर एक सहयोगी नाराज है और बीजेपी की कोशिश तो पूरी है उन सभी सहयोगियों को मनाने की, लेकिन उसमें इसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इधर नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर के चक्कर काट रहे थे, एक बार दो बार नहीं बल्कि 4 बार चिराग के घर पहुंचे हैं नित्यानंद राय। तो उधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर पर एनडीए की बैठक हुई। जेडीयू और बीजेपी नेता एकजुट होकर चर्चा किए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, जो भी समन्वय नहीं बन पा रहा जिन मुद्दों को, उन सब पर चर्चा की गई। लेकिन यह बैठक भी कोई खास असरदार साबित नहीं हुई। इस बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और ललन सराफ समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी अगर देखा जाए तो हर एक मोर्चे पर एनडीए जूझ रहा है, उसके सहयोगी नाराज हैं और बीजेपी की सारी कोशिशें अभी तक असफल साबित हुई हैं। वही महागठबंधन की अगर बात करें तो यहां सब कुछ फिलहाल काफी शांति से आगे बढ़ रहा है। कोई शोरगुल, कोई टकराव की आवाज निकलकर सामने नहीं आ रही है। आज ही आरजेडी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और जल्दी ही उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी एक बयान सामने आया है। आपको सुनवाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है महागठबंधन को लेकर। इतनी मजबूत है, ग्रैंड एलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि आप देखे हैं जाप्ता के समय तेजस्वी यादव, राहुल जी एक साथ मिलकर जाप्ता भी किया है। हमारे ग्रैंड एलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। सर, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि घुसपैठियों को खत्म करेंगे देश से। बिहार में जो सूची निकले मतदाताओं की, कितने घुसपैठिया है, ये ईसीआई कह सकते क्या? उससे पूछा कर रही है। तो आपने सुना अधीर रंजन चौधरी को। उन्होंने एक तरफ तो महागठबंधन की मजबूती की बात की ही, तेजस्वी और राहुल गांधी की एकजुटता की बात कही ही, और साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर एनडीए को घेरने का भी काम किया, चुनाव आयोग को घेरने का भी काम किया कि घुसपैठिया मिले क्या।
तो एसआईआर का मुद्दा अभी भी बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के सामने खड़ी है वो है अपने सहयोगियों को मनाने की। और इसी सारे बिहार के हाल को लेकर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे साथी भी हैं जिनके साथ हम आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ जी है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सिद्धार्थ जी, और अरुण दीक्षित जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आप दोनों का और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव की और कैसे चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान की नाराजगी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अभी पिछले 24 घंटे में 4 बार नित्यानंद राय की चिराग पासवान से मुलाकात और जिस तरह उन्हें मनाने की कोशिश की गई और जिस तरह के बयान चिराग पासवान के निकलकर सामने आए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामविलास पासवान जो कि एलजेपीआर के संस्थापक रहे हैं, चिराग पासवान के पिता हैं, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ऐसे में कहा जाता था कि जिधर भी दम होता था वो उधर चले जाते थे, अपने फायदे के मुताबिक वो पाला बदल लेते थे और ऐसा ही कुछ रवैया चिराग पासवान का भी है। चिराग कुछ खासा अलग नहीं है अपने पिता की लीग से, तो वो बीजेपी के लिए भी विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ये सीट बंटवारा कितना मुश्किल होने वाला है और चिराग की नाराजगी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ सकती है, आपको क्या लगता है? जी, एक तो यह कि बिहार में जो बीजेपी है वो अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों को निगलने की कोशिश कर रही है और ये उनके सहयोगी भी जानते हैं। पहले जो एसआईआर किया गया और उसमें जो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी लोगों का वोट ज्यादा काटा गया, 65 लाख लोगों का, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, बीजेपी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक वो सत्ता में खुद नहीं आ सकती। बीजेपी कभी भी सत्ता गठबंधन की नहीं चाहती है, संपूर्ण सत्ता अपने पास चाहती है। इसीलिए वो कर्नाटक में ऑपरेशन कमल कर देती है, महाराष्ट्र में जिसके कंधे पर चढ़ के शिवसेना के साथ वो अपनी राजनीति चमकाती है, उसी शिवसेना को वो निगल जाती है। बीजेपी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं, जब तक उनका वोट बैंक है, तब तक वो बिहार में अकेली सत्ता में नहीं आ सकती। और नीतीश कुमार जो हैं वो एक अजर अमर हनुमान जी जैसे हैं, चिरंजीवी हैं। आज वो नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी बने हुए हैं। ये तो अभी की बात है 2025 की, लेकिन आज से 26 साल पीछे जाइए। 1999 में पहली बार जिस समय भाजपा की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस समय भी जो एनडीए नाम की गठबंधन बना था उसके कन्वेनर या उसके सूत्रधार भी नीतीश कुमार ही थे। तो भाजपा को पता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं वो भले सीट कम लाएं या ज्यादा लाएं, लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए भाजपा बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती और भाजपा को संपूर्ण सत्ता अपने पास चाहिए। इस बार इसीलिए भाजपा पूरी तरह से सहयोगियों को निगलने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उसने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध मारी, जिस समय उन्होंने गरीब ग्रामीण श्रमजीवी और खास करके महिलाओं का वोट 65 लाख लोगों का काटा और ड्राफ्ट एसआईआर में। इसका मतलब स्पष्ट हो गया। तो बिहार में जितने भी भाजपा के सहयोगी दल हैं, वो चाहे अपने क्या कहते हैं जीतन राम मांझी जैसे लोग हों या आपके उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हों या आपके चिराग पासवान जैसे लोग हों, सभी लोग भाजपा से डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि भाजपा इस बार उनको निगलना चाह रही है। जब वो जेडीयू को निगल रही है, चिराग पासवान को भी निगल रही है। इसीलिए सभी दल बहुत हार्ड बार्गेनिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। अलग अलग ढंग से वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। जिस समय चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे सम्मान की बात है, तो ध्यान में रखिएगा चिराग पासवान एक पासवान जो समाज है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पासवान समाज अनुसूचित जाति से आता है। भाजपा के ऊपर जिस तरह से हाल फिलहाल में भाजपा का पूरा इकोसिस्टम, जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उसने जूता फेंका, जिस तरह से हरियाणा में एक अनुसूचित जाति के आईपीएस ऑफिसर को प्रताड़ित किया गया, उसके कारण उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। जिस तरह से भाजपा ने इससे पहले अब की बार 400 पार का नारा दिया था क्योंकि आरक्षण उसको हटाना था। इससे पहले जिस समय संसद का उद्घाटन हुआ उस समय अनुसूचित जनजाति से आते हुए राष्ट्रपति को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। उससे पहले जिस समय मंदिर का उद्घाटन किया उस समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये सबसे बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो सवर्ण प्रधान इकोसिस्टम है। उस सवर्ण प्रधान इकोसिस्टम को चिराग पासवान एक संकेत दे रहे हैं कि ये मामला सम्मान का है। सम्मान का मतलब उनके समाज का सम्मान है, अनुसूचित जातियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये बहुत बहुत गंभीर बात उन्होंने की है क्योंकि उनका मांगना करीब करीब 40 सीट का है और भाजपा उनको 20 सीट से कम देना चाह रही है। उसी तरह से
आपके जीतन राम मांझी जी करीब 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं क्योंकि उनको अपनी पार्टी चलानी होती है। कोई भी एक राजनीतिक दल बनता है तो हमें पता है कि वो कम से कम कुछ संख्या की सीटों पर अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसको फिर मान्यता नहीं मिलती है, उसको फिर चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। तो वो चाह रहे हैं कि कम से कम इतनी सीटों पर लड़ सकें ताकि उनकी मान्यता बची रहे। लेकिन भाजपा वो नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि सब सीटें अपने पास रखे, भाजपा का तो बस चलेगा तो बिहार में सभी गठबंधन के साथियों को वो निकाल देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा अकेले बिहार में उतनी ताकतवर है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन में भी सीटों का थोड़ा बहुत पेच है, लेकिन वो जो पेच है वो एक फ्रेंडली पेच है। मतलब वहां पर किसी भी तरह की आपस में रंजिश नहीं दिख रही है। वहां पर बराबरी का दोस्तों के बीच में मान मनोहार चल रहा है कि अरे भैया हमको इतनी सीट दे दो, यहाँ पर हम मजबूत हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से वोट चोरी का चस्पा भाजपा के ऊपर चिपक चुका है, खास करके बिहार में, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा भी चली थी और बिहार में ही एसआईआर हुआ, तो वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा भाजपा के ऊपर चिपक चुका है। इसके कारण बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन प्रचार के मामले में, लोगों के बीच में पहुंचने के मामले में आगे है और चुनाव घोषित हो चुके हैं। हर घंटा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अगर एनडीए में, भाजपा के गठबंधन में अभी तक ये लोग अगर सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये अंदर खाने में इनके काफी तनाव है। और वो तनाव का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी सहयोगी दल जान रहे हैं कि भाजपा एक ऐसी भस्मासुर है जो कि उनको निगलना चाहती है। तो वो अपना अस्तित्व की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाजपा को भी पता है कि भाजपा ये चुनाव बिहार में केवल इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के खिलाफ नहीं लड़ रही है, वो बिहार में ये चुनाव अपने साथियों के खिलाफ भी लड़ रही है। वो चुनाव से पहले अपने साथियों को निपटाना चाहती है कम सीट देके, और उसके बाद चुनाव हो तो उस समय केचुआ के साथ मिलकर विपक्ष को निपटाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय काफी दिलचस्प है। मेरे ख्याल से इसके कारण, क्योंकि भाजपा में ये तनाव है और महागठबंधन में उस तरह का तनाव नहीं दिख रहा है। हालांकि सीट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन में भी थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है, लेकिन वो जो पेच फंसा हुआ है वो मांगों को लेके है। तो मेरे ख्याल से महागठबंधन को पता है कि किस सीट पर भाजपा को, क्योंकि ये चुनाव एनडीए नाम के लिए लड़ेगा, मुख्य रूप से भाजपा लड़ेगी। बिहार में ये चुनाव एनडीए नाम के लिए लड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा लड़ेगी। तो महागठबंधन की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से सभी दल अपने अपने कैलकुलेशन और अपना अपना आकलन करेंगे कि किस सीट पर भाजपा को कौन हराने में सबसे ज्यादा सक्षम है। और मेरे ख्याल से इतनी वो समझदारी दिखाएंगे कि बनिस्पत इसके कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, वो देखेंगे कि स्ट्राइक रेट क्या होगा, कौन बैट्समैन कहां पर, कौन खिलाड़ी, कौन प्रत्याशी, कौन उम्मीदवार एक एक सीट पर भाजपा को हराने की ताकत रखता है। जो जहां पर भाजपा को हराने की संभावना जिसकी सबसे ज्यादा है उसको वहां पर टिकट मिलेगा। मेरे ख्याल से यही मामला यहीं पर पेच फंसा हुआ है महागठबंधन के बीच में, महागठबंधन के सीट शेयरिंग में और भाजपा के एनडीए सीट शेयरिंग। यदि देखा जाए तो एनडीए के सहयोगी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं आने वाले समय में बीजेपी उनके अस्तित्व को ही खत्म ना कर दे, और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए फिलहाल बीजेपी से सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कल को हो सकता है कि बीजेपी उनके पार्टी के नेताओं को अपने पाले में कर ले, कल को बीजेपी उनकी पार्टी को ही पूरी तरह से खत्म कर दे। मैं आपके पास आना चाहूंगी अरुण जी कि इस डर की वजह से या जिस भी वजह से चिराग पासवान जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने इस मुद्दे को सम्मान का मुद्दा बता दिया है। अभी बीते दिन ही उन्होंने ये एक तरह से संदेश दिया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक मंत्री हूं तब तक जिम्मेदारी है। ये जब जो उन्होंने लगाया अपने बयान में, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए कि क्या वो इस पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, और इसे एक चेतावनी मानी गई बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए। और अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि चिराग के ही पिता रामविलास पासवान को कहा जाता था कि वो तो मौसम वैज्ञानिक है, जिधर दम होता है उधर चले जाते हैं। क्या चिराग पासवान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं अगर एनडीए में उनकी मांग मंजूर नहीं हुई तो? आपको क्या लगता है? अनुराधा जी, मैं आपको इस पर बात करने से पहले 5 साल पीछे ले चलूंगा। जो बात अभी सिद्धार्थ जी ने कही, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने सहयोगियों को खत्म करने में लग जाते हैं। अभी भी, आज भी जो स्थिति है वही है। 5 साल पहले आप याद कीजिए, उससे पहले जब भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हुआ था तो जेडीयू बड़ी पार्टी थी और भाजपा छोटी पार्टी थी। लेकिन पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान चिराग पासवान को इंडिपेंडेंट उतरवा दिया था।
चिराग पासवान ने क्या नुकसान किया? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा कर दिया और बीजेपी को बड़ा कर दिया। पिछले 5 साल से नीतीश कुमार दबाव में सरकार चला रहे, जब से सरकार चल रही है तब से दबाव में सरकार है। क्यों? क्योंकि नीतीश को धोखा किसने दिया? नीतीश को धोखा दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान के गुरु कौन थे, किसके अनुमान थे? नरेंद्र मोदी जी। तो चिराग को ये मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला। बाद में चिराग के सामने कौन आया? चाचा पासवान। चाचा पासवान फिर कहां गए? मोदी जी के साथ। तो और सबसे बुरी बात क्या है, मुझे लगता है कि चिराग को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो जनपद के अपने उस बंगले में, सरकारी बंगले में, जिसमें रामविलास जी बरसों तक रहे, हम लोग जाते आते रहे, वो सालाना पार्टी करते थे, उससे वो रोते हुए अपने पिता की मूर्ति लेके निकले थे। वो घर भी खाली करना पड़ा था। तो मुझे लगता नहीं है कि चिराग जो कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री के रहते मेरे सम्मान की, उनके सम्मान की धज्जियां तो प्रधानमंत्री बहुत पहले उड़ा चुके हैं। और ये जो चीज उन्होंने कही है, इसमें हो सकता है कि वो व्यंग्य हो, एक टॉन्ट हो, जो आप बात जिस पे हम कर रहे हैं, क्योंकि चिराग को मालूम है, चिराग अभी युवा हैं, उनके सामने लंबी जिंदगी है, लंबी राजनीतिक पारी है। कहां फंसाया और किसने फंसाया? चिराग को सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने घर में फंसाया। पहले नीतीश के सामने उतारा, बाद में चाचा भतीजे की लड़ाई करा के पार्टी का विभाजन करा दिया। अब रामविलास पासवान की पार्टी आधी उनके भाई के पास है, आधी उनके बेटे के पास है। इसका सूत्रधार कौन? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, बीजेपी। तो अब इसके बाद सब साफ हो जाता है। देखिए, कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी पे। अटल बिहारी वाजपेयी 35 दलों के गठबंधन के साथ सत्ता में रहे, उन्होंने सरकार चलाई, वो एनडीए और था। नरेंद्र मोदी अभी जो जिस एनडीए में है, उनकी मेन बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। उसके बाद जिनका नाम चिराग पासवान या दूसरे लोग आते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी है, वो किसी भी, मतलब हम लोगों के पास ये जानकारी है कि अगर कल नीतीश से संबंध खराब होते हैं तो नीतीश का जो संसदीय दल है, मतलब जनता दल यूनाइटेड का जो संसदीय दल है, अनुराधा जी, वो संसदीय दल तत्काल भगवा हो जाएगा। अभी थोड़ा भगवा है, वो पूरा भगवा हो जाएगा। नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसकी पूरी तैयारी दिल्ली कर चुकी है। आप देखिए, सरकार बनी थी तब बैसाखियां थी, पहले होता था कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें अच्छे विभाग दिए जाते थे, लेकिन नीतीश के लोगों को, चिराग को, जीतनराम मांझी को या चंद्रबाबू नायडू के जो मंत्री हैं, उनके पास ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अपनी ग्रिप किसी भी तरह से कमजोर नहीं करना चाहते थे, उन्होंने वही किया जो पहले की सरकार। हाँ, ये जरूर हुआ, इससे पहले ये होता था मोदी सरकार, अब एनडीए सरकार है। तो बिहार की जो परिस्थिति है, उसमें पहली चीज, मैं सिद्धार्थ जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी दल जो उनके साथ है वो दिल से नहीं मिला हुआ है। ये पूरी की पूरी कुर्सी की जो बंदरबाट है, उसमें सब खड़े हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान अपने सम्मान की बात प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी युवा है, वो भूल गए कि जिन नरेंद्र मोदी ने अपने पिता, राजनीतिक पिता लाल कृष्ण आडवाणी और चाचा मुरली मनोहर जोशी के सम्मान की रक्षा नहीं की, उनके सम्मान का मर्दन किया, तो इनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा और साफ मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की, जिसकी व्याख्या आपने की कि प्रधानमंत्री सम्मान देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये देख रहे हैं कि किसी तरह से जो 272 की संख्या में कमी है वो कर लें, उसके आगे वो कुछ भी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चिराग पासवान को समझना होगा, और अगर वो अपने पिता के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि रामविलास जी के राजनीतिक जीवन को मैंने देखा है, और चिराग की मां ने उनके साथ बरसों कंधे से कंधा मिला के राजनीति की थी, बैकडोर से। मतलब मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताता हूं कि दिल्ली में सबसे पहले अगर कोई फोन करता था तो मैडम पासवान करती थी, हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट वही बात करती थी, स्वयं पीआर संभालती थी। पूरा नेटवर्क जितना रामविलास जी का है उतना उनकी धर्मपत्नी भी जानती थी। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या स्थिति है, क्योंकि चिराग युवा है, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। रामविलास दूसरी पृष्ठभूमि से निकल के आए थे,
चिराग जो है रामविलास के बेटे हैं, वो रामविलास जो सिर्फ सत्ता में रहे, किसी भी दल में रहे, जी। तो वो जो जमीनी अनुभव 5 साल में हुआ होगा उन्हें, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में आपसी विश्वास की सबसे ज्यादा कमी है। ये कोई भी यकीन नहीं कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी उनका भला होने देंगे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो या कोई अन्य। तो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त विश्वास की है और कोई नहीं कर रहा है। ये इशारे में जो है कि कुछ कहा जाता है, किसी से कहा जाता है, सुनाया किसी को जाता है। चिराग ने बहुत अच्छे से कोशिश की है, वो पिछला अनुभव नहीं भूले होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और अभी भी उन्हें खतरे अलग अलग दिख रहे हैं। मान लीजिए 20 सीट आती हैं जी। और 20 सीट की 20 सीट अगर वो आती हैं इनके हिस्से में, जो जहां चिराग की पार्टी नहीं जीत सकती, तब क्या करेंगे आप? ये जो टिकट का बंटवारा है, हर पार्टी ये चाहती है कि जो उसका अपना डोमेन है, जहां वो मजबूत है, वहां उसे उसकी टिकट मिले। लेकिन बीजेपी की कोशिश क्या है कि जहां वो मजबूत है वहां तो वो रहेगी जी। सारे विपक्षियों, सारे सहयोगियों को उन जगहों पर उतार रही है जहां लालू की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरे दल ज्यादा ताकतवर हैं। तो अगर वो जीतते हैं तो हार के वैसे ही निपट जाएंगे। और इधर अपने आप अभी अंतर था, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, जेडीयू के पास कम है। लेकिन जब ये अंतर बढ़ जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी 100 के पार चली गई, तो आप देखिएगा फिर वो सरकार अपने ढंग से बनाएगी। क्योंकि चलती सरकारें खरीदने में, विधायकों को खरीदने में, सांसदों को खरीदने में या व्यवस्था पूरी पार्टियों को खरीदने में जितनी महारत भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को है, इतनी शायद किसी अन्य दल को नहीं है। तो वो सारे डर सबके सामने है। एक लाइन में अगर हम कहें, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, उनको विपक्ष से डर नहीं लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से। और ये चीज परिलक्षित हो रही है, चाहे चिराग का बयान हो, कुशवाहा को ढूंढने की बात हो, जीतन राम जी भी कुछ कहें, सबका डर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये डर अगर बढ़ा तो अब चूंकि 30 दिन का ही समय है कमोबेश, अगले 11 तारीख तक तो सब चुनाव और सारा काम हो जाएगा, 14 को चुनाव भी, नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसलिए ये 4 बार राय साहब जा रहे हैं, प्रधान साहब भी जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भेड़ों के रेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। ये, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि भेड़ों को पता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है। जरा सा भी अंतर तो फंसाएंगे, सीटों के नाम पर लड़ाई होगी अभी, और ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, भले ही हम लोगों के सामने ना आए, लेकिन बढ़ने वाली है जी। बिल्कुल, यानी देखें तो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें खतरा विपक्ष से नहीं बल्कि बीजेपी से ही लग रहा है, और इसीलिए वो अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आप अरुण जी कह रहे थे कि बीजेपी सहयोगी दलों को वही सीट दे रही है जिन सीट्स पर विपक्ष की पार्टी मजबूत है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो। ये पार्टियां जहां जहां मजबूत है वही सीटें बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगियों को दी जा रही हैं। इसलिए भी इस तरह की मांग चिराग पासवान की पार्टी हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, ये सारे सहयोगी दल इसलिए अपने पसंद की सीटों की भी डिमांड कर रहे हैं। चिराग पासवान का ही अगर हम कहें तो चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, और उसमें भी 25 ऐसी सीटें जो उनके पसंद की हो। तो कहीं ना कहीं चिराग भी ये भाप गए हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत काम करती है और कैसे वो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए हर कदम पे, अभी उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि हर मुद्दे पर वो बातचीत करना चाहते हैं पहले ही, ताकि सारी बातें साफ हो और बाद में किसी चीज को लेकर तनाव की स्थिति ना पैदा हो, ऐसा वो साफ कह चुके हैं। और अगर देखा जाए तो चिराग केंद्र में मंत्री हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चिराग जिस तरह बीजेपी पर प्रेशर बनाए हुए हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, एक सांसद हैं वो, और अपने दम पर वो सत्ता में काबिज भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल मोदी पर कितना दबाव है? पीएम मोदी को उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब ये मामला सम्मान का है। आपको क्या लगता है कि कितना दबाव है पीएम मोदी पर? मेरे ख्याल से मोदी जी पर या बीजेपी के ऊपर दबाव से ज्यादा एक अटपटी स्थिति है, क्योंकि भाजपा ये चुनाव लड़ने से पहले, इस चुनाव में उतरने से पहले उसने तय कर लिया था
कि बिहार में हम जीते या हारे ये बाद में होगा, सबसे पहले हमें सहयोगी दलों को निपट देना है। पहले सबसे नंबर एक पर हमको जेडीयू को निपटना है, उसके बाद जितने भी सहयोगी दल हैं उनको निपट देना है। क्योंकि भाजपा को पता है कि बिहार में जिस तरह की वोटिंग होती है, करीब करीब 20% वोट का वोट बैंक बीजेपी के पास है। बीजेपी को वो पता है कि 20% वोट उसके पास है, उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कभी वो 23 तक जाती है, कभी 24 तक जाती है, लेकिन वो 20% उनका वोट बैंक है और उससे 1-2% आगे पीछे में वो झूलते रहती है। बाकी उसके जो सहयोगी दल हैं, कहीं पर चिराग पासवान काफी मजबूत हैं, कहीं पे जेडीयू मजबूत है। क्योंकि बिहार अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि आप एक समझिए कि एक केक है और वो केक को ऐसे भी काटा गया है, ऐसे भी काटा गया है, ऐसे भी काटा गया है, ऐसे भी काटा गया है। तो अलग अलग केक के इतने सारे टुकड़े हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग छोटे छोटे दल भी काफी ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए आप मिथिलांचल में जाइए तो वहां की राजनीति अलग होती है, मगध में जाइए तो उसकी राजनीति अलग होती है, आप अगर सीमांचल में जाइए वहां की राजनीति अलग होती है, आप अगर झारखंड से सटे हुए क्षेत्रों में जाइए तो वहां पे राजनीति अलग होती है। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तक, जबकि पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन जेएमएम नाम की पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ती है, पुनः बिहार में भी सीट जीतती है। इसका मतलब झारखंड से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में, कुछ चुनावी क्षेत्रों में, कुछ सीटों पर जेएमएम का भी मजबूती है। तो बिहार की राजनीति ऐसी है कि सुनने में तो लगता है कि बिहार की राजनीति ऐसी है कि दो प्रमुख दल हैं, मतलब दो प्रमुख गठबंधन है, एक एनडीए है और एक दूसरा इंडिया गठबंधन या महागठबंधन है। लेकिन इन दोनों को मिला के केवल 70% वोट ही, 100 में से 70% वोट दोनों को मिलके मिलते हैं। बाकी जो 30% वोट हैं वो बिहार में छोटे छोटे दलों को मिलते हैं। कहीं पर सीमांचल में ओवैसी जी को मिल जाते हैं, सीपीआई सीपीएम काफी जगहों पे मजबूत है। जैसे छोटे छोटे पार्टियां हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय भी हैं। तो होता यह है कि 30% वोट बिहार में ऐसे हैं जो कि न तो महागठबंधन को गिरते हैं और न ही वो एनडीए को गिरते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीयता के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र में जो मजबूत उम्मीदवार होता है, छोटे दल के उम्मीदवार हों चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हों, उन लोगों को वो वोट मिलता है। तो मेरे ख्याल से बिहार चुनाव इसीलिए भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 30% वोटर जो है वो अभी तक अनडिसाइडेड जिसे कहा जाता है, वो न तो इधर है न तो उधर है। और मेरे ख्याल से जन स्वराज जैसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो ये चुनाव लड़ रही हैं, उनका जो टारगेट है कि वो जो 30% वोट है जो कि न तो इधर है न तो उधर है, वो वोट हमें मिल जाए, वो वोट में उन लोगों की सेंधमारी होगी। तो होना होगा ये बिहार में कि इस बार के चुनाव में नतीजे जो भी आएंगे वोट शेयर के मामले में बहुत टाइट ये चुनाव होने वाला है। और जो सबसे बड़ा दल जो भी उभरे, चाहे वो आरजेडी उभर जाए, चाहे वो जेडीयू उभर जाए, चाहे वो बीजेपी उभर जाए, मुख्य रूप से ये तीन ही दल हैं जो कि ज्यादातर सीटों पे ये तीन दल लड़ते हैं। बाकी भी बहुत चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी लड़ती है और चिराग भी लड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से बड़ी पार्टियां बिहार में तीन हैं, एक जेडीयू है, एक आरजेडी है और एक जेडीयू है और बीजेपी है। इन तीनों में से किसी भी दल को ध्यान में रखिएगा 20-22% से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये तीनों दल को मिलाने के बाद भी आपको 65% वोट ही पड़ने वाले हैं। तो बाकी जो 35% वोट पड़ेंगे वो छोटे दलों को पड़ेंगे, वो चाहे चिराग पासवान का छोटा दल हो, चाहे वो सीपीआई का छोटा दल हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा का छोटा दल हो, चाहे वो हम का छोटा दल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे वो वैसी जैसे पार्टियां हो। तो होने वाला यह है कि बिहार में राजनीति क्योंकि बहुत ही, सच में कहिए तो एक बिहार में कहा जाता है कि 2500 साल पहले सबसे पहली बार वैशाली में ग्राम गणराज्य बने थे। दुनिया के पहले गणराज्य जो बना था वो बिहार के वैशाली में बना था। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति, कोई राजा नहीं होता, जो लोग होते हैं, लोगों के बीच में जो सत्ता है वो बराबर बटी हुई होती है। किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा सत्ता नहीं होती, राजा के पास ज्यादा सत्ता और प्रजा के पास कम सत्ता नहीं होती। गणतंत्र का मतलब होता है कि प्रजा के पास ज्यादा सत्ता होती है। तो बिहार क्योंकि 2500 साल से इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, तो सत्ता के मामले में बिहार काफी विकेंद्रीकृत है। वो केंद्रीकृत सत्ता नहीं करता। भले लोकसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी को ज्यादा सीट दे देता होगा, लेकिन जब भी आप विधानसभा चुनाव बिहार में होता है, पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए,
कम से कम 21वीं सदी का तो पूरा रिकॉर्ड है कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि लोग सत्ता को अपने से ज्यादा दूर जाने नहीं देना चाहते। सत्ता विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी को जिताना मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा एमएलए जो है, जो भी मेरा एमएलए होगा, जो भी मेरा विधायक होगा, वो क्या मेरे कंट्रोल में रहने वाला है। मैं ऐसा विधायक न चुन दूं कि वो पटना में जाके बैठ जाए और ऊपर से दिल्ली में बैठे हुए किसी राजनीतिक दल के हाईकमांड की बात सुने और मैं वोट देने वाला मैं बेचारा बन जाऊं और मैं मजबूर बन जाऊं, जिसको मैंने वोट दिया उसी के सामने जाके हाथ फैलाना पड़े। तो बिहार में भले बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में अशिक्षा है, लेकिन बिहार के डीएनए में गणतंत्र, ग्राम गणतंत्र, जो गणराज्य है, गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो 2500 साल पुरानी है। भारत की नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वहीं बना। तो डेमोक्रेसी जहां पर डीएनए में होती है, वहां पर जनता जो है वो सत्ता को बहुत जल्दी अपने से बहुत दूर नहीं देती है, सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश करती है। वो ये नहीं देखती कि मुझे किसी राजनीतिक दल को जिताना है, वो ये देखती है कि मैं जिसको जिताऊंगा वो मेरे कंट्रोल में, जनता के कंट्रोल में रहेगा या नहीं रहेगा। जब तक वो जनता के कंट्रोल में रहेगा तो कम से कम उनको, जनता को लगता है, क्योंकि हमें पता है बिहार में काफी कुछ मामलों में व्यवस्थाएं बहुत चरमरा चुकी हैं, चाहे आप रास्तों की, रोड की स्थिति देख लीजिए, चाहे शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, चाहे अपराध की स्थिति देख लीजिए। तो जनता को जब सरकारों से कुछ भी मिल नहीं रहा है, सरकारों से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो कम से कम जनता चाहती है कि जो मेरा विधायक हो वो कम से कम अगर मेरे कंट्रोल में रहे, तो मेरी अगर कभी कोई जरूरत पड़े, खुदा न खास्ता मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तो कम से कम मैं एक व्यक्ति के पास तो जा सकूं जो कि मेरे कंट्रोल में रहे और मुझे उस समय कोई ना कोई किसी भी तरह का छोटा मोटा ही सही किसी तरह की मुझे राहत मिल जाए। मैं अगर सत्ता कोई बहुत दूर के व्यक्ति को दे दिया, किसी राजनीतिक दल को, मोदी जी को जिताने के लिए मैं सत्ता दे दूं और उसके बाद वो जिसको मैं एमएलए बनाया हूं वो मोदी जी की बात सुनने लगेगा, तो मेरी बात कौन सुनेगा। ऐसे ही मैं निरीह हूं, ऐसे ही मेरे पास रोड नहीं है, ऐसे ही मेरे पास शिक्षा नहीं है, ऐसे ही मेरे पास स्कूल नहीं है, ऐसे ही मेरे पास अस्पताल नहीं है, ऐसे ही मेरे यहाँ क्राइम बढ़ते जा रहा है। ऊपर से मैं अगर विधायक भी मेरा मोदी जी की बात सुनेगा तो फिर मेरी बात कौन सुनेगा। तो मेरे ख्याल से बिहार में इसीलिए राजनीति बहुत ही रोचक होती है, क्योंकि वहां पर किसी भी दल को अपने आप में संपूर्ण बहुमत, पूरा वोट एक तरफा नहीं पड़ता है। भाजपा इस बार उसी को और सेंध लगा रही है। भाजपा को पता है कि ये चीज भाजपा के विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। भाजपा हमेशा कहती है एक देश, एक विधान, एक नेता, वन नेशन, वन इलेक्शन, एक भाषा, सब चीज वो एक करती है। और बिहार में देखिए बहुत ज्यादा अनेक है, बिहार में देखिए बिहार में अनेकता ज्यादा है और भाजपा एकता की एक की बात करती है, एकता की बात नहीं करती है। भाजपा एक की बात करती है, एक और एकता में अंतर है। तो क्योंकि बिहार में अनेकता है और भाजपा एक की बात करती है, तो भाजपा इस बार सच पूछिए तो बिहार की जनता के डीएनए के खिलाफ भी एक चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बिहार के जनता का डीएनए सत्ता को किसी दूसरे को देने के बदले सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश करता है। भाजपा इस बार कोशिश कर रही है कि पूरी सत्ता अपने पास आ जाए। देखते हैं, काफी रोचक होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा अभी बैकफुट पर है और महागठबंधन कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए या छोटे दल जो हैं, जो सत्ता को जनता तक नजदीक, जनता चाहती है कि सत्ता ऐसे व्यक्ति को मिले जो कि मेरे नजदीक हो। और भाजपा हमें पता है पूरा का पूरा वो दिल्ली के हाईकमांड से चलती है। वहां पर आप एमएलए बन जाइए, मुख्यमंत्री भी बन जाइए तो आपकी कोई औकात नहीं है। हमने देखा है कि भारत का कैबिनेट मंत्री भी बैठते हैं, कब कैबिनेट की मीटिंग होती है, आज तक तो हमने कोई कैबिनेट मीटिंग का फोटो नहीं देखा। कभी फोटो देखा भी तो देखा कि प्रधान जी क्लासरूम के टीचर की तरह खड़े हैं, कैबिनेट वाले सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो एक तरफ प्रधान जी, गुरु जी जैसे खड़े हैं, बाकी सब हाथ जोड़ के वो छड़ी लेके खड़े रहते हैं और ये सब बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से बिहार की जनता का डीएनए के खिलाफ भी ये एक भाजपा ये चुनाव लड़ रही है। सत्ता विकेंद्रीकरण भाजपा बिहार की जनता के डीएनए में है और सत्ता का केंद्रीकरण भाजपा के डीएनए में है। ये भी एक बहुत रोचक लड़ाई होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का पलड़ा अभी भारी चल रहा है।
जी बिल्कुल, अगर देखें तो बिहार की जनता चाहती है कि उनका जो नेता हो उनके मुद्दों को सुने और जनता से जुड़ाव ज्यादा रखें, ना कि उसकी कमान दिल्ली से हैंडल हो। और अगर देखा जाए तो फिलहाल एनडीए लोगों के बीच पहुंचने की बजाय, अपनी घोषणाएं करने की बजाय अंदरूनी टकराव जो है, अंदरूनी कलह जो है उसे ही सुलझाने में लगा हुआ है। मांझी कुशवाहा अलग मोर्चा खोले हुए हैं, चिराग पासवान जो तेवर दिखा रहे हैं वो अलग ही है। इस बीच में महिलाओं को जो पैसे बांटे गए थे जिसे लेकर काफी सवाल भी उठे। अब सवाल यह है कि क्या उसका कोई बेनिफिट एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा? मैं आपके पास आना चाहूंगी अरुण जी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जो पैसे बांटे गए और वो भी ऐसे वक्त पर उसकी घोषणा की गई, पटना मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ, इन सब चीजों का क्या एनडीए को कोई बेनिफिट मिलेगा? और वो भी तब जब तेजस्वी ने नौकरी बांटने का ऐलान किया है। तेजस्वी का यह ऐलान काफी गेम चेंजर माना जा रहा है और जनता को, बिहार की जनता को अगर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है रोजगार की। पलायन की समस्या वहां बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है, इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी का यह ऐलान एनडीए को कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है और इसका असर क्या होगा? आराधना जी, मैं आपको बताऊं, महिलाओं के वोट खरीदने की मुहिम मध्य प्रदेश से शुरू हुई। 2023 के इलेक्शन से पहले शिवराज सिंह चौहान तब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो शुरू से, जब से सांसद बने थे, बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के बड़े संवेदनशील थे और वो अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत गरीब लड़कियों की शादी कराते थे। कुछ लड़कियां उन्होंने गोद भी ली थी, लेकिन अचानक उन्होंने एक दांव फेंका कि वो जैसे लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने शुरू की थी, ठीक उसी तरह से वो लाडली बहना योजना लाए जी। और ये कहा कि उसके तहत वो 1000 रुपए देंगे। फिर वो जब तक शुरू हुआ तब तक वो 1250 हो गया और उसमें वादा किया गया था कि इस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो अब 2 साल बीतने को आए, अब उसके तहत वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव उसको 1500 करने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हर बार कर्ज लेके सरकार बांटती है, लेकिन फिर इसको फॉलो किया हर राज्य में। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ये योजना लगाई गई। अब दुर्भाग्य ये है कि महिलाओं को पैसे देने के, इसके नाम अलग अलग है, लाडली बहना योजना भी है, कहीं लाड़की बहना है, क्या है, लेकिन सब कोई दल पीछे नहीं हटा। सबसे पहले कांग्रेस ने उतना बढ़ा के दिया, भाई कर्नाटक में कांग्रेस भी दे रही है, दिल्ली में आपको याद होगा चुनाव के वक्त बहुत वादे किए गए थे। तो मूल बात यह है जो आपने कहा, लड़ाई उस बात पर है कि कौन कितनी देर तक महिलाओं को अपने साथ रख सकता है। अब 10,000 रुपए देके, मेरा ये सवाल रहा है, मैंने पहले भी पूछा कि आप सिर्फ 10,000 रुपए देके, ये एक बेशर्म कोशिश है वोट खरीदने की। आप भी, हम सब जिन घरों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए, आज भी आप अपना कमा रहे हैं, उसके बाद 10,000 रुपए से आप 4 लोगों के परिवार को गांव में भी 1 महीने ठीक से खाना नहीं खिला सकते। तो ये नरेंद्र मोदी का जो दांव है, अगर बिहार की महिलाएं, चूंकि एक पहली बार हमने देखा था कि महिला और पुरुष बिहार में पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ मजदूरी करते हैं, कंधे से कंधा मिला के, और बिहार की महिलाएं किसी भी तरह से कमतर नहीं है। और एक और चीज अब देखिए आप, सामाजिक बदलाव जो आया उत्तर भारत में, तो आपको अब उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर बिहार की लड़कियां इन घरों में बहू बन के मिलेंगी। तो ये एक बड़ा फैलाव हुआ है। 10,000 रुपए ये क्या है? ये लालच के अलावा कुछ नहीं है, और ये लालच मोदी के काम आएगा, मुझे इसमें शक है। क्यों? पैसा 10,000 रुपए से क्या होना है? ये या तो ये अभी से घोषित कर देते, जैसा शिवराज सिंह ने कहा था कि हम लगातार पैसे देंगे, और अब बिहार की जनता को मालूम है कि ये 10,000 दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की तो घोषणा, वो तो सिर्फ बांटने वाले थे, पीछे से बंटवा कोई और रहा था उनसे। तो यहाँ एक फायदा जो ये लेना चाहते हैं उस पर शक है मुझे, लेकिन ये तो इन्होंने दिए हैं खाते में जी। अगले इस पूरे महीने में कितने लिफाफे जाएंगे, वो सबसे बड़ा मायने रखने वाला मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सक्षम है। खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी जो है, इसके पास कहीं से भी पैसे की कमी नहीं है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देखिए, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, चंदा इनको सबसे ज्यादा मिला है, मतलब गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी इन्होंने चंदा लिया है
और उन कंपनियों से भी चंदा लिया है जिन्हें सरकारी बैंकों के लोन माफ किए या छूट दी। तो गिव एंड टेक बहुत हुआ है। आपके ऊपर 10,000 का कर्ज है, 10,000 करोड़ का, कोई बात नहीं, 2,000 चंदा दे दो, हम 10,000 माफ कर देंगे। ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपनाई है और दल इस स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी ज्यादा पैसा भेजेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से ज्यादा मुद्दा रोजगार का है। तो तेजस्वी की जो बात है वो उसका असर होगा, क्योंकि नौकरी, आपको बताऊं आराधना जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और तवांग से लेके भुज तक, आप कहीं भी घूम लीजिए पूरे देश में, बिहार के लड़के आपको काम करते हुए मिलेंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने गया था, अरुणाचल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आंध्र प्रदेश की काम कर रही थी, उनमें लेबर बिहार की थी। और मैंने अमरनाथ यात्रा के दौरान देखा कि सबसे ऊपर कोने में एक लड़का बैठा हुआ है, अपनी एक झोपड़ी डाल के बर्फ में, वो बिहार टायर वर्क्स के नाम से पंचर बना रहा है। जब उसको पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, बोले सर भूख डर से बड़ी होती है। ये बात उसने मुझसे कही थी और वो 16 साल का लड़का था। आप सोचिए, तो ये समझदारी जो है ये बिहार के युवाओं में है। तो यहाँ पर सबसे मजेदार जो चीज है इसमें, पैसा, लालच सब है, लेकिन एक तरफ बोलने वाला कौन है? 75 साल के मोदी जी, उनसे थोड़ा कम नीतीश जी, और एक तरफ है युवा जिसको अनपढ़ कह के ब्रांड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसको अनपढ़ कहते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री की पढ़ाई सामने आ जाती है। तो वो मुद्दा वो तो कट गया। जब तेजस्वी बात कर रहा है, तेजस्वी जब कह रहा है, वो उस बिहार की पैदाइश है, उस बिहार के उस पूरे सिस्टम को समझता है। लालू यादव पर जितने आरोप लगाए गए हों, तेजस्वी परिवार पे जो गोदी मीडिया और बीजेपी और उनके दल लगाते हो, लेकिन निचले स्तर पर वो आरोप नहीं गए। अकेले अपने दम पे लालू कितनी सीट जीत के आए थे। यहाँ जो कोशिश इस बार इनकी है वो पैसा और बात की है। पैसा भारी जरूर पड़ सकता है, मैं ये मानता हूं कि अपने देश में तो 500 रुपए में लोग वोट दे देते हैं, पर जब जो बात लालू के बेटे ने कही है, तेजस्वी ने कही है, और वो एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुका है, बढ़िया बात करता है, उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। और आप देखिए जो यात्रा की थी राहुल ने और तेजस्वी ने, उस दौरान स्वतः स्फूर्त लोग आए थे, तो उसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि तेजस्वी की बात 10,000 रुपए से भारी है। एक बात और, जो बात हल्के रेफरेंस में आई, प्रशांत किशोर पांडे जी, वो प्रशांत किशोर पांडे जो इस वक्त दिल्ली के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए हैं, और वो इस बार नेता बनाते बनाते वो खुद नेता बनने आ गए। हालांकि खुद को वो चाणक्य कहते थे, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने जो देखा पढ़ा है, सिद्धार्थ जी भी इससे सहमत हो गए कि चाणक्य नेता बनता नहीं तो बनाता था। चाणक्य ने नेतागिरी खुद नहीं की, उसने खड़े कर दिए चंद्रगुप्त जी। अब ये पहले मोदी जी के साथ थे, फिर ये इन्होंने दल बदला, सबके साथ होके। पिछली बार नीतीशय कुमार इनका नारा था, अब की बार नीतीशय कुमार। अब ये खुद मैदान में है, वो बड़ी बड़ी बातें जिस तरह से कर रहे हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन मुझे पता नहीं कि जब भी पीके का जो है, प्रशांत किशोर का मैं इंटरव्यू देखता हूं, अब दिल्ली में मेरे बहुत पुराने लोगों को जो है, पुराने लोग बैठ के जब बात करते हैं, और प्रशांत किशोर का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो देखने से लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल टाइप का खेल हो रहा है। अभी तक हम लोग ओवैसी साहब की जो बात कहते थे, मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर मैदान में उतरे हैं। उसके जिसको कहते हैं खिलाड़ी उनके हैं, काम कुछ और है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2-4 सीटें उन्होंने पा ली जी, जैसी वो कोशिश कर रहे हैं, पहली बार उनका नाम समझ के आया, पहले हम सब प्रशांत किशोर जानते थे, इस बार पता लगा कि ये प्रशांत किशोर पांडे है। और धन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में आ रही है, मीडिया में आ रही है, और वो खुल के खर्च कर रहे हैं जी। बहुत इफरात में पैसा है, तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने दम पे। किन लोगों को साथ लिया है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए आप, उस कॉन्फिडेंस से ये लगता है कि उनको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और वो किसको काटेंगे? वो इंडिया को नहीं काटेंगे, वो इन्हीं दलों में से जो एनडीए के दल हैं। मान लीजिए अगर
मान लीजिए बिल्कुल वैसा सवाल है, हाइपोथेटिक है कि 15 सीट जीत गए पीके और सीपी साहब जो है चिराग पासवान जीते 5। तो आप अभी जो कह रहे थे ना कि मेरे प्रधानमंत्री, मैं आपसे आज कहता हूं कि वो प्रधानमंत्री देखे भी नहीं, जैसे उन्होंने उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरफ नहीं देखा। वो धनखड़ जिन्होंने ममता बनर्जी का जीना हराम कर दिया था, वो उस दिन अशोक हॉल में किस हाल में थे। ये चीज जो है प्रशांत किशोर जो खेल करने वाले हैं या जो उनकी भूमिका बनाई जा रही है, आप किसी बड़े चैनल पे जाइए वो अच्छे बात करते मिलेंगे, क्योंकि अभी तक वो दूसरे के लिए बात करते तो अपनी बात कर रहे हैं। और उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो बहुत साफ लगता है कि हाँ, ताकत कहां से आ रही है। क्योंकि इस देश का चरित्र, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए, शिव खेड़ा इतने बड़े वो थे, उपदेशक थे, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते थे, दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिए। तो जब वोट की बात आती है तो लोगों का नजरिया बदलता है और बहुत सोच समझ के। बिहार तो पुराना गणतंत्र है, जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे थे। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं एक साथ कई दांव खेल रहे हैं। जो नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, ये आप मान लीजिए दीवार पे लिखा है। अगर उनकी संख्या जो अभी थी और कम हो गई, जिसके लिए कोशिश पीके कर रहे हैं, जिसके लिए कोशिश करेंगे चिराग पासवान, जिसके लिए कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, सब मिलकर करेंगे। क्योंकि इनको ये कहा जा रहा है कि जब आप ताकत लाओगे, सीटें इन्हें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन कौन सी सीटें मिलेंगी जहां बीजेपी खुद नहीं जीत सकती है। जहां खुद नहीं जीत सकती वो सीटें देगी, खुद जीतने वाली सब सीटों पे वो अपने प्रत्याशी रखेगी। तो एक साथ ऐसा खेल है, ऐसी चौसर बिछा रहे हैं कि अंदर वाले जो साथी हैं वो भी निपट जाए और बाहर वालों से मुकाबला ही है। वो तो अपने आप आमने सामने है। कांग्रेस को ये लोग माइनस कर रहे थे, पिछली बार भी कांग्रेस 70 सीटों पे शायद चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस का चेहरा बदला हुआ है और कांग्रेस और आरजेडी ये दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हो गए। दोनों लड़कों ने जिस तरह से बिहार के जनता के बीच में जाके बात की है और जो कुछ हुआ आप देखिए, एक गाली भी किसी सिरफिरे ने दी, कोई मंच पे नहीं है। उसको बुलाने की कितनी कोशिश की, किसने की? देश के प्रधानमंत्री ने की। ऐसी चीजें हर लेवल पे जा रहे हैं। तो मूल परिस्थिति आज जो बनने वाली है, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों को अगर कोई और किनारे करेगा तो प्रशांत किशोर करेंगे। और इसीलिए प्रशांत किशोर को हर तरह की ताकत दी जा रही है, हर तरह का मीडिया एक्सपोजर उनका है। गोदी मीडिया जो इशारे पे चलता है वो घंटों के इंटरव्यू कर रहा है प्रशांत किशोर के। वो प्रशांत किशोर जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत आज तक नहीं है। कंप्यूटर पे बैठ के ग्राफिक्स बनाना और सर्वे कराना दूसरी चीज है, खुद मैदान में उतरना अलग बात है। डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है फिल्म का, लेकिन एक्टर नहीं बन पाता है। कोई डायरेक्टर अगर एक्टर बन जाता है तो कोई हीरो ही नहीं होता, खुद ही हो जाता है सब। तो प्रशांत किशोर को जो उतारा है, जो लाया गया है मैदान में, वो थोड़ी थोड़ी गाली बीजेपी को देते हैं। और किसको गाली दी है आप देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है प्रशांत किशोर। मालूम है बीजेपी को शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी जो हैं, इनका पूरा इतिहास मालूम है। रेपिस्ट होने का आरोप लगाया है पीके ने, मर्डर होने का आरोप लगाया है, डिग्री चौथी पास पढ़े होने का आरोप लगाया, सारे आरोप लगाए हैं। क्योंकि वो सम्राट चौधरी अंदर बीजेपी में अपनी पावर बना रहे थे। और आप सिद्धार्थ जी तो बिहार से हैं, जो जानकारी हम लोगों को है कि अंदर ऐसी काट छाट मोदी जी कर रहे हैं कि जब चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी हो। जो जितने साथ वाले हैं इनको हम लोग टॉर्च लेके ढूंढेंगे, इतनी व्यवस्था वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो 100 पार कर जाते हैं, 100 से ऊपर होते हैं, तो उनके लिए सरकार बनाना बेहद आसान होगा। तत्काल खरीद लेंगे और उसकी भी तैयारी है। अभी से वो होटल भी बुक है, वो गाड़ियां भी बुक है, वो जहाज भी बुक है, पूरी तैयारी, ब्लूप्रिंट तैयार है। तो ऐसे में आप ये मानिए कि जो कुछ कहा है तेजस्वी यादव की बात पर यकीन करेंगे लोग, क्योंकि इससे पहले 15 साल लालू परिवार ने राज किया है। लेकिन इन पर यकीन नहीं हो रहा है, सारा नाटक इनका देख लिया गया है। और अभी भी प्रधानमंत्री अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी अगले 10 दिन के अंदर आप देखिएगा, 10-12 दिन के अंदर वो एक नया दांव फेंकेंगे।
और सेल्फ विक्टिम प्ले करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे मेरे साथ ऐसा हो गया। हो सकता है कल को कोई और सिरफरा खड़ा होके कोई और हरकत कर दे और पुलिस उसको बता देगी कांग्रेसी। ये सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन एक लाइन की बात, आखिरी बात, कि तेजस्वी की बात इस पर भारी है। राहुल और तेजस्वी की बातें और उनका बीच में बिहार की जनता में जाना एक बड़ा संदेश गया है। और पहली बार मोदी जी पीछे हो रहे हैं, इसीलिए वो रो भी रहे हैं, मां की दुहाई भी दे रहे हैं, सारे नाटक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन लड़के भारी है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो तेजस्वी और राहुल गांधी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों ही बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जिस हिसाब से तेजस्वी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, ये मुकाबला अभी रोजगार वर्सेस पैसा का दिखाई दे रहा है, जहां तेजस्वी की गारंटी पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, क्योंकि तेजस्वी अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र भी कर रहे हैं कि पिछली बार 17 महीने की सरकार में उन्होंने लाखों नौकरियां बांटी थी और उन्होंने जो नौकरियां बांटी थी उस पर खुद बीजेपी जो कि विपक्ष में थी वो कोई सवाल नहीं उठा पाई थी। उस वक्त भी सरकारी भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन ना कोई पेपर लीक हुआ था और ना ही कोई धांधली की खबर सामने आई थी। लेकिन अगर देखें तो पिछला जो कार्यकाल अभी नीतीश सरकार का रहा है, एनडीए सरकार का रहा है, उसमें भर्तियां भले निकली लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता, धांधली हो जाती, जिस वजह से छात्रों के अंदर नाराजगी तो है ही और ये कहीं ना कहीं एनडीए सरकार से लोगों का भरोसा भी अब उठ चुका है। और अब देखना यह होगा कि बिहार में बीजेपी इन सभी चुनौतियों का सामना कैसे करती है। एक तरफ सहयोगियों की चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता की नाराजगी है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। इन सब से लड़ने के लिए अब एनडीए अपनी किस रणनीति पर आगे बढ़ता है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी और आपको भी इन सब से हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सिद्धार्थ जी, अरुण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।